हिंदुस्तान में चुप नहीं बैठेगा। ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। कमांडर्स, इंडियन आर्मी ने ये जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट। हाउ इज द जज? हाउ इज द जज? जय हिंद, जय हिंद। जो भरा नहीं भावों से, बहती जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसे स्वदेश से प्यार नहीं। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं शुभम सिंह टॉप 10 सीरीज लेकर आया हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज प्रत्यास्था इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उस पर हम बात करेंगे। तो प्रत्यास्था किसे कहते हैं, इस चीज को इस पहले समझ लेते हैं। प्रत्यास्था क्या है? जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो वस्तु का शेप और साइज चेंज हो जाता है, समझ रहे हैं? और जब विरूपक बल को हटा लेंगे तो वह पुनः उसी शेप और साइज में आ जाएगी। मतलब विरूपक बल मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर देते हैं तो उसका शेप और साइज बदल जाता है, यानी चेंज हो जाता है। जब उसको हम हटा लेते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स को तो पुनः उसी शेप और साइज में आ जाती है। यदि स्प्रिंग है, स्प्रिंग को जब हम दबा देंगे तो उसका शेप और साइज बदल जाएगा, जैसे हम छोड़ देंगे तो उसी पुनः शेप और साइज में आ जाएगी। अगर हम बात करते हैं प्रतिबल क्या होता है, इम्पोर्टेंट इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रतिबल क्या है कि प्रतिबल होता है रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, मतलब प्रत्यानयन बल अपॉन क्षेत्रफल। प्रत्यानयन बल क्या होता है इस चीज को समझ लेते हैं। जब कोई वस्तु पुनः शेप और साइज में आती है तो वहां पर रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। प्रतिबल किसे कहते हैं? प्रतिबल क्या है, मतलब स्ट्रेस क्या है? प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो लगने वाला जो बल होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल में लगने वाला जो बल है उसको हम प्रतिबल कहते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, इधर देखिएगा। तो प्रतिबल स्ट्रेस रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, प्रत्यानयन बल अपॉन क्षेत्रफल, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया यानी F अपॉन A। इसका मात्रक बहुत बार पूछा गया है। प्रतिबल का सीजीएस में मात्रक क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मात्रक यानी यूनिट, सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में इसका मात्रक होता है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अगर इसकी बात करें एसआई मात्रक क्या होता है, तो एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसकी डायमेंशन की बात कर लेते हैं। बीमा क्या होती है, ml-1 t-2 होती है, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। प्रतिबल क्या होता है, प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। यह एक तरीका का क्या है, दाब का काम करता है। दाब जो होता है, प्रेशर जो होता है, एकांक के क्षेत्रफल पर ही पड़ता है, लंबवत पड़ता है, ठीक है। तो अब बात कर रहे थे विकृत की, स्ट्रेन। विकृत क्या है, स्ट्रेन। स्ट्रेन किसे कहते हैं, विकृत। विकृत क्या होता है, विकृत की कोई बीमा नहीं होती है, ना ही इसका कोई मात्रक होता है। विकृत इक्वल टू होता है बीमा में परिवर्तन अपॉन मूल बीमा। बीमा में परिवर्तन, बीमा में परिवर्तन अपॉन मूल बीमा। ओरिजिनल डायमेंशन, ये चेंज इन डायमेंशन पर ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। बीमा के प्रकार देख लेते हैं। बीमा के 3 प्रकार होते हैं, सॉरी विकृत के 3 प्रकार होते हैं। स्ट्रेन जो होती है 3 प्रकार की होती है। अनुदैर्ध्य विकृति मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अनुदैर्ध्य विकृति लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, मतलब कि जब कोई किसी तार, ये तार है, किसकी लंबाई L है, जब इसमें फोर्स अप्लाई कर दिया जाता है
उसको पकड़ के खींच देंगे तो डेल्टा एल उसकी लंबाई में परिवर्तन आ जाता है। तो एल थी, फोर्स अप्लाई कर दिया तो डेल्टा एल हो गया ना ये। तो ई इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल, मतलब ये मूल लंबाई है, प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में क्या है परिवर्तन हो गया, मतलब ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन लेंथ। ठीक है, अब सेकेंड की बात करते हैं, अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति शेयरिंग स्ट्रेन से बोला जाता है। अपरूपण विकृति, ये क्या होता है अपरूपण विकृति? शेयरिंग स्ट्रेन। इधर देखिएगा, जब किसी वस्तु पर फोर्स अप्लाई किया जाता है, ये कोई ऑब्जेक्ट था, कोई वस्तु थी, इसकी लंबाई एल है, जब हमने इसमें फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो डेल्टा एक्स का परिवर्तन आया यहाँ पर थीटा डिग्री से, ये घूम गया, इसमें फोर्स अप्लाई कर दिया है इधर की ओर, तो इसे थीटा एंगल का परिवर्तन आया है। तो लंबाई कितनी थी? एल थी। ई इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एल हो जाएगा ये, ठीक है, इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन थीटा अप्रोक्सीमेशन थीटा, थीटा का मान बहुत ही कम होने पर ये बात हो रही है यहाँ पर, थीटा का मान बहुत ही कम है यहाँ पर, ठीक है। थर्ड की बात करते हैं, आयतन विकृति क्या होता है? आयतन विकृति वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन मतलब ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका आयतन V था, जब इस पर फोर्स अप्लाई कर दिया, लंबवत फोर्स, अब लंबवत फोर्स अप्लाई कर दिया है तो इसका आयतन V से डेल्टा V परिवर्तन आया है। E इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V। तो ये इसके पॉइंट हो गई है। विकृति क्या होता है कि बीमा में परिवर्तन बटे मूल बीमा। मूल बीमा मतलब ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन। अनुदैर्ध्य विकृति क्या? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसकी प्रारंभिक लंबाई एल थी, जब इस पे हमने फोर्स अप्लाई कर दिया तो डेल्टा एल लंबाई में परिवर्तन हो गया, डेल्टा एल अपॉन एल हो गया। अपरूपण विकृति शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन मतलब क्या होता है, जब ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्स अप्लाई कर दिया तो डेल्टा एक्स का क्या आ गया, इस परिवर्तन आ गया, तो डेल्टा एक्स अपॉन एल इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा यानी थीटा का मान बहुत ही कम होने पर यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन का साइन लगा दिया है। आयतन विकृति वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट पर लंबवत फोर्स अप्लाई कर दिया, इसका वॉल्यूम V था, ठीक है, तो यहाँ पर V से डेल्टा V परिवर्तन आया है, V से डेल्टा V परिवर्तन आया, तो इक्वल डेल्टा V अपॉन V हो गया। यहाँ तक बात आप लोगों के समझ में आ रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अब बात करते हैं हुक्स लॉ की। हुक का नियम क्या है देखिएगा इधर, हुक्स लॉ। प्रतिबल प्रोपोर्शनल विकृति। जो हुक का नियम होता है ये छोटी विकृति के लिए लागू होता है, ठीक है, स्मॉल स्ट्रेन के लिए ये अप्लाई होता है। हुक का नियम जो है स्मॉल स्ट्रेन के लिए अप्लाई होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं प्रतिबल प्रोपोर्शनल विकृति। प्रोपोर्शन साइन जैसे हटेगा यहाँ से तो यहाँ पर कांस्टेंट K आ जाएगा, ठीक है। तो K इक्वल टू प्रतिबल बटे विकृति। K यहाँ पर क्या है, K यहाँ पर प्रत्यास्थता गुणांक है, K यहाँ पर प्रत्यास्थता गुणांक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो K इक्वल टू प्रतिबल बटे विकृति। हुक का नियम छोटी स्ट्रेन के लिए, लघु स्ट्रेन मतलब छोटी विकृति के लिए लागू होता है, यानी कि स्मॉल स्ट्रेन के लिए लागू होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो कांस्टेंट K आया ये प्रत्यास्थता गुणांक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया, जैसे कि प्रत्यास्थता गुणांक मतलब ये कि ताप बढ़ाने पर, ताप को जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे तो प्रत्यास्थता का गुणांक का जो वैल्यू होता है घटेगा,
कि बढ़ेगा, कि स्थिर रहेगा, कि इनमें से कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन में से कोई नहीं। ताप बढ़ाने पर तो आपको पता है कि टेम्परेचर को हम जैसे बढ़ाते हैं तो जो इलास्टिसिटी जो होती है, प्रत्यास्थता का मान घट जाता है। ठीक है, ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थता का मान घटता है। ठीक है, ताप को घटाने पर प्रत्यास्थता का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है प्रत्यास्थता की। अगर हम बात करें प्रत्यास्थता गुणांक की बात करें, एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि प्रत्यास्थता गुणांक ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, टेम्परेचर इफेक्ट। तो ताप बढ़ाने पर जो प्रत्यास्थता गुणांक यानी कि के जो है, तो ये स्थिर रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट। तो ताप बढ़ाने पर जो प्रत्यास्थता गुणांक का जो वैल्यू होता है रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब ये स्थिर रहता है। ठीक है, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। और ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थता हमारी घट जाती है। ठीक है, तो देखिएगा। और प्रत्यास्थता गुणांक का क्या प्रभाव होता है? प्रत्यास्थता गुणांक पदार्थ की जो प्रकृति होती है उस पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, और जो उसकी डायमेंशन होती है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, प्रत्यास्थता गुणांक 3 प्रकार के होते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको हम y से डिनोट करते हैं। तो y इक्वल टू क्या हो जाता है? mgl अपान पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। मतलब कोई तार है, ये तार की प्रारंभिक लंबाई एल थी, जब इस पर फोर्स अप्लाई कर दिया है तो कितना हो गया? डेल्टा एल हो गया ये। ठीक है, तो ऐसे कितना हो गया? डेल्टा एल। तो फोर्स जो अप्लाई किया एफ बराबर क्या होता है? mg होता है। ठीक है, अब ये तार का क्या है? ये सर्किल बना है, यहाँ पर सर्किल, ये जो सर्किल है, सर्किल का पाई आर स्क्वायर, सर्किल का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये पाई आर स्क्वायर यहाँ से आया। ये लंबाई में जो परिवर्तन हुआ डेल्टा एल, तो ये डेल्टा एल है। ठीक है, mg क्या है? यहाँ जो फोर्स अप्लाई हुई mg, एफ बराबर होता है mg, फोर्स अप्लाई हुआ किसमें? लंबाई में। तो mgl अपान पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। ठीक है, ये यंग प्रत्यास्थता गुणांक का फार्मूला है। तो आपको पहले फार्मूले याद होने चाहिए सारे, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। एक एक करके सारे जितने फार्मूले हैं पहले आपको मैं वो समझा देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपरूपण गुणांक। अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक। अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक। अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम ईटा से प्रदर्शित करते हैं। अपरूपण प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति। ईटा इक्वल टू क्या होता है? अपरूपण प्रतिबल बटे यानी कि अपॉन अपरूपण विकृति। अपरूपण प्रतिबल अपॉन अपरूपण विकृति, शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। तो शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है? एफ अपान ए होता है। एफ अपान ए अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन की बात कर चुके हैं अभी, डेल्टा एक्स अपान एल। डेल्टा एक्स अपान एल। एल कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाए, तो ईटा इक्वल टू एफ एल अपान ए इंटू डेल्टा एक्स आ जाएगा। ईटा इक्वल टू एफ एल अपान ए डेल्टा एक्स। अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक का जो मान होता है ना, ये यंग प्रत्यास्थता गुणांक से कम होता है। ठीक है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक से इसका वैल्यू कम होता है। ठीक है, और द्रव्यों के लिए बात करें, अधिकतर द्रव्यों के लिए इसका जो वैल्यू होता है
द्रव्यों के लिए ईटा इक्वल टू y अपॉन 3 होता है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लेंगे। अपरूपण गुणांक का मान जो होता है ये यंग प्रत्यास्थता गुणांक से होते कम होता है, और द्रव्यों के लिए ईटा इक्वल टू y अपॉन 3 होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 3, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक मतलब वॉल्यूम यानी कि बल्क मॉडुलस। इसको 20 से प्रतिशत करेंगे तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, यानी आयतन प्रतिबल बटे आयतन विकृति। आयतन प्रतिबल अपॉन आयतन विकृति, वॉल्यूम स्ट्रेन अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है, तो देखिएगा इधर ये आयतन प्रतिबल F1 है, जो F1 जो होता है एक तरीके से क्या है, दाब है। ठीक है, दाब मतलब प्रेशर। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या आ जाएगा, डेल्टा P और आयतन विकृति माइनस डेल्टा V अपॉन V। तो V इक्वल टू डेल्टा P इंटू V अपॉन डेल्टा V। तो ये आ गया आपका आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। अब ये बात समझ लेते हैं, ये जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है, अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक किस किस ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई होता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है ये ठोस के लिए होता है। जो भी जितनी चीजें ठोस हैं उनके लिए हम इसको यूज करते हैं, ये केवल ठोसों के लिए होता है। ठीक है, अगर हम बात करें अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक तो ये भी ठोस के लिए यूज होता है। ठीक है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक ये ठोस, द्रव और गैस तीनों के लिए अप्लाई होता है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक ठोस, द्रव, गैस तीनों के लिए अप्लाई होता है। ये आप नोट पॉइंट में लिख लीजिए, ये ठोस, द्रव और गैस, ये केवल और केवल ठोस के लिए, ये भी केवल केवल ठोस के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग बात समझ चुके होंगे। ठीक है, इसी के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं, बात करते हैं संपीड़ितता क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी। जो कंप्रेसिबिलिटी यानी जो संपीड़ितता होती है ये बल्क मॉडुलस C इक्वल टू 1/V होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस तरीके से मान लीजिए कंप्रेसिबिलिटी C इक्वल टू 1/V होता है। इसका आपसे पूछा जाएगा मात्रक क्या होता है। आपको पता है इन सभी का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और इसका अपोजिट हो जाएगा ये न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, यानी कि मीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन हो जाएगा ये, जस्ट अपोजिट। तो कंप्रेसिबिलिटी की बात कर लेते हैं। कंप्रेसिबिलिटी यानी संपीड़ितता C इक्वल टू 1/V। तो इसका आपको फार्मूला याद होना चाहिए, यानी मात्रक पता होना चाहिए, न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर। बस ये इतना इसका ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइजन अनुपात की। पॉइजन अनुपात क्या होता है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है पॉइजन रेशियो से। एयरफोर्स 2019 के एग्जाम में पॉइजन रेशियो से क्वेश्चन आया था एग्जाम में।
तो देखो पॉइसन रेशियो क्या होता है, पॉइसन अनुपात, पॉइसन रेशियो, इसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है। सिग्मा इक्वल टू पार्श्वी विकृति अपान अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति, लेटरल स्ट्रेन अपान लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन अपान लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन मतलब डेल्टा डी अपान डी माइनस डेल्टा एल अपान एल। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब डेल्टा एल अपान एल और लेटरल स्ट्रेन इक्वल टू डेल्टा डी अपान डी माइनस, तो सिग्मा इक्वल टू, इसको ऐसे लिखेंगे डेल्टा डी अपॉन डेल्टा एल हो जाएगा ये, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बंद कर देंगे, एल अपॉन डी हो जाएगा ये, एल अपॉन डी, ठीक है, एल अपॉन डी हो जाएगा ये। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे कि पॉइसन अनुपात पार्शियल विकृति अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति, डेल्टा डी अपॉन डी, डेल्टा एल अपॉन एल यानी माइनस एल अपॉन डी टू डेल्टा डी अपॉन डेल्टा एल, ठीक। तो पॉइसन रेशियो क्वेश्चन कैसा पूछा गया एग्जाम में, ये समझ लेते हैं। तो सिग्मा की जो वैल्यू होती है, सैद्धांतिक मान पूछ दिया जाए, थ्योरेटिकल वैल्यू, तो -1 से 1/2 के बीच होता है। सिग्मा की वैल्यू -1 से 1/2 के बीच होती है, पॉइसन रेशियो से बोला जाता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए प्रायोगिक मान कितना होगा इसका, ठीक है, प्रैक्टिकल वैल्यू, तो प्रैक्टिकल जो वैल्यू होगी 0 से 1/2 के बीच होगी, ठीक। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि अलग अलग पिंडों के लिए इसका वैल्यू कितना होता है, तो अलग अलग पिंडों के लिए इसका वैल्यू भिन्न अलग ही अलग होता है, ठीक है। प्रत्येक पदार्थ के लिए इसका मान अलग अलग होता है। तो सिग्मा का वैल्यू कितना होता है, -1 से 1/2 के बीच होता है। ये सैद्धांतिक मान है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, एक पूर्णतः दृढ़ पिंड की यंग प्रत्यास्थता होती है। ऑप्शन नंबर ए 0 होती है, ऑप्शन बी अनंत होती है, ऑप्शन सी 1/2 होती है, ऑप्शन डी कोई नहीं मतलब नन। तो एक पूर्ण दृढ़ की यंग प्रत्यास्थता कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, बताइएगा, एक पूर्ण दृढ़ पिंड की जो प्रत्यास्थता होती है वह अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में कौन भंगुर है? ऑप्शन ए रबड़, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी नन। तो कौन भंगुर है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड ये भंगुर है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, गैसों का दृढ़ता गुणांक होता है। पूछ दिया गया गैसों का दृढ़ता गुणांक कितना होता है? ऑप्शन ए 0 होता है, ऑप्शन बी अनंत होता है, ऑप्शन सी -1 होता है, ऑप्शन डी कोई नहीं नन। तो गैसों का जो दृढ़ता गुणांक होता है 0 होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। गैसों का जो दृढ़ता गुणांक होता है 0 होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया जाए द्रवों का प्रत्यास्थता गुणांक, द्रवों का प्रत्यास्थता गुणांक कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए। अगर पूछ दिया द्रवों का अपरूपण गुणांक कितना होता है, यानी कि शियरिंग स्ट्रेन,
द्रवों का जो अपरूपण गुणांक होता है, अपरूपण गुणांक ईटा इक्वल टू 0 होता है। प्रत्यास्थता गुणांक ये भी 0 होता है। ठीक है, द्रवों की बात की गई है, यानी कि द्रव का जो अपरूपण गुणांक होता है 0 होता है। प्रत्यास्थता गुणांक भी कितना होता है? 0 होता है। क्वेश्चन में कह रहा था दृढ़ता गुणांक, तो ये भी कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है दृढ़ता गुणांक वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? रियल बॉडीज का पॉइजो अनुपात हमेशा होता है। मैंने आपको बताया था रियल बॉडीज का पॉइजो अनुपात क्या होता है। ऑप्शन ए कह रहा है इसमें धनात्मक होता है, ऑप्शन बी कह रहा है ऋणात्मक होता है, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो रियल बॉडीज का जो पॉइजो रेशियो होता है वो ऋणात्मक दिया जाता है। ठीक है, क्या होता है? ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका ऑप्शन बी हो जाएगा, नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? पॉइजो के अनुपात का मान होता है सैद्धांतिक रूप से। मैंने आपको बताया था 3 रेशियो उसके बताए थे। पॉइजो रेशियो का सैद्धांतिक मान जो होता है -1 से 1/2 के बीच होता है। प्रायोगिक मान जो होता है 0 से 1/2 के बीच होता है। प्रत्येक पदार्थ के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है ऑप्शन ए -1 से 1/2 के बीच, -1 से 2 के बीच। सी ऑप्शन कह रहा है कि 0 से 8 के बीच, ऑप्शन डी कह रहा है कोई नहीं है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए हो जाएगा। पॉइजन रेशियो का जो वैल्यू होता है -1 से 1/2 के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन पूर्व स्थिति को प्राप्त करेगा? तो ऑप्शन ए कह रहा है ग्लास, ऑप्शन बी इस्पात, ऑप्शन सी क्वार्ट्ज, ऑप्शन डी रबड़। तो आप बताएं सबसे पहले कौन पूर्व स्थिति को प्राप्त करेगा? ठीक है, तो देखिए जो इस्पात जो होता है स्टील की सबसे ज्यादा प्रत्यास्थता होती है। स्टील जो है इसकी अगर प्रत्यास्थता की बात करी जाए तो रबड़ से ज्यादा होती है। ठीक, ये अधिक प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा स्टील में होती है। ठीक, अब यहाँ पर बात कर रहा है कौन पूर्व स्थिति को प्राप्त करेगा सबसे पहले, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। क्वार्ट्ज जो होता है ये सबसे पहले पूर्व स्थिति को प्राप्त करेगा। क्वार्ट्ज मतलब सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये एक प्रकार का चमकदार पत्थर होता है, ये रेत में पाया जाता है। इसका यूज ज्यादातर पहले क्वार्ट्ज घड़ियों में किया जाता था, घड़ियों में इसका यूज करते थे, क्वार्ट्ज घड़ी में। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, कह रहा कि प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा प्रति एकांक आयतन होती है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है कि 1/2 इंटू प्रतिबल इंटू विकृति, ऑप्शन बी कह रहा है कि 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति का स्क्वायर, ऑप्शन सी कह रहा है 1/2 प्रतिबल गुणे विकृति गुणे आयतन, ऑप्शन डी कह रहा है कोई नहीं, नन। ठीक है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया था प्रत्यास्थ ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, 1/2 गुणे प्रतिबल गुणे विकृति गुणे आयतन होता है। यहाँ पर आयतन को एकांक मान लिया गया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन को आप पहले बारीकी से पढ़ेंगे तभी आप
आंसर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, ज्यादातर लड़के ऑप्शन सी लगा देते हैं यहाँ पर, तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा होगा? ऑप्शन ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। यदि ताप बढ़ाया जाए तो प्रत्यास्थता गुणांक का मान, ऑप्शन ए कह रहा है घटेगा, ऑप्शन बी कह रहा है बढ़ेगा, ऑप्शन सी कह रहा है स्थिर रहेगा, ऑप्शन डी कह रहा है शून्य हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थता गुणांक का जो मान होता है वह स्थिर रहता है। ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थता का मान बढ़ता है, घटता है। ठीक है, ताप बढ़ाएंगे तो प्रत्यास्थता क्या करेगी? घट जाएगी। ताप अगर हम घटा देंगे तो प्रत्यास्थता क्या करेगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्यास्थता गुणांक की बात हो रही है, तो क्वेश्चन को आपको सही ढंग से पढ़ना है, तभी आप आंसर टिक कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ प्रत्यास्थता गुणांक की बात करी जा रही, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी। ठीक है, स्थिर रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे। क्वेश्चन को सही से रीड करना, उसके बाद ऑप्शन को सही से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, कह रहा है एक वर्ग मिलीमीटर समान परिच्छेद के तार के निचले सिरे से 1 किलोग्राम भार लटकाने पर तार में उत्पन्न प्रतिबल का मान होगा। क्वेश्चन कह रहा है एक कोई तार है, क्वेश्चन कह रहा है ये कोई तार है जो इस पर 1 किलोग्राम का भार लटकाया गया है। ये तार है, इसमें 1 किलोग्राम का भार लटका दिया गया है। तो आपसे पूछ दिया गया है कि प्रतिबल का मान क्या होगा। प्रतिबल क्या होता है कि एकांक क्षेत्र पर लगने वाला जो बल होता है, प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाला जो बल होता है वह प्रतिबल होता है। तो ऊपर क्यों लग रहा है प्रतिबल? इसकी लंबाई एल कितनी होगी? डेल्टा एल हो गई, जब 1 किलोग्राम भार लटका दिया गया है। ठीक है, ये तार का क्या है? क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ये सर्किल का क्षेत्रफल हो गया, यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो प्रतिबल क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। और फोर्स इक्वल टू क्या होता है? mg होता है। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? mg होता है। एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर। बस इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। m का वैल्यू दिया गया है 1 किलोग्राम, g का वैल्यू 9.8 रख देंगे, या फिर g का वैल्यू 10 रख देंगे, 9.8 रख देंगे। ऑप्शन में ऐसे दिया गया है। इसमें ऑप्शन पहला फर्स्ट कह रहा है कि 9.8 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी कह रहा है 5.8 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी कह रहा है 0, ऑप्शन डी कह रहा है नन। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू हम पुट कर देंगे। m की वैल्यू 1, g की वैल्यू 9.8 रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर r स्क्वायर दिया गया है। यहाँ पर जो मिलीमीटर को हम चेंज कर लेंगे मीटर में, तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू जो होता है 10⁻³ मीटर इक्वल होता ही है। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका आंसर ए आएगा। ठीक है, 9.8 इंटू 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं प्रतिबल एक प्रकार का, ऑप्शन ए कह रहा है बल है कि कार्य है कि दाब है कि विकृति। तो मैंने आपको बताया प्रतिबल एक प्रकार का क्या होता है? दाब होता है। F/A दाब इक्वल टू भी होता है क्या? F/A होता है। F/A प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? F/A होता है। फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कैसा अप्लाई हो रहा है? यहाँ पर परपेंडिकुलर अप्लाई हो रहा है, अभी लंबवत। ठीक है, लंबवत यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसीलिए जो हमारा प्रतिबल होता है एक प्रकार का क्या हो जाता है? ये दाब होता है। ठीक है, यहाँ तक आपके बात समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा।
ठीक है।